12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार अभिव्यक्ति और माध्यम की पाठ्यपुस्तक से पाठ 11 कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण इस भाग में हम पढ़ेंगे। और इस पाठ के माध्यम से हम यहाँ ये जानेंगे कि किस तरीके से एक कहानी जो होती है उसका नाट्य रूपांतरण, नाट्य का अर्थ होता है नाटक, रूपांतरण मतलब बदलना, तो नाटक में कैसे बदला जाता है। और साथ ही जैसा कि इस पाठ में ये एक टॉपिक उठाया गया, एक विषय उठाया गया है कि कहानी को किस तरीके से हम नाटक में बदल सकते हैं, उसके साथ साथ जो हिंदी साहित्य में या फिर किसी भी अन्य भाषा की साहित्य में जो हमें विभिन्न प्रकार की विधाएं देखने को मिलती हैं, उन विधाओं का क्या महत्व है, जबकि हमें उनके अंतर में कहीं ना कहीं एक कहानी हुई छुपी हुई मिलती है। तो उन विधाओं का क्या महत्व है, ऐसी क्या खूबियां हैं जिनकी वजह से वे अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, जबकि उनके तह में हमको एक कहानी ही मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस पाठ में, पाठ 11 में पढ़ेंगे कि कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। नाट्य रूपांतरण यानी नाटक का मंचन जो किया जाता है उसमें एक कहानी को कैसे बदला जाता है। और इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि कहानी और नाटक में क्या संबंध है, यानी नाटक और कहानी में अगर कोई संबंध है तभी हम या तो उसे रूपांतरित कर रहे हैं, और अगर नहीं है संबंध तो किस तरीके से करें। तो ये तरीके से हम कहानी और नाटक में जो एक संबंध है उनके बीच में, वो जैसा भी है वो हम इस पाठ में समझेंगे। दूसरा टॉपिक है कि कैसे बनाए कहानी को नाटक, और तीसरा नाट्य रूपांतरण की चुनौतियां। जब हम कहानी को नाटक में बदलने की प्रक्रिया को सीखेंगे तो उसमें रास्ते में आने वाली सारी जो चुनौतियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, जो परेशानियां हैं, वो कौन कौन सी आएंगी वो भी हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। न ठेठ हिंदी न खालिस उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, अलग रहे दूध से न मिश्री, डली डली दूध में घुली हो। जिस तरीके से उर्दू और हिंदी का अपना एक वर्चस्व है, ठेठ हिंदी और उर्दू का, और किस तरीके से वो आपस में मिलजुल कर जब सामने पेश होती है तो कोई भी अलग नज़र नहीं आती है। वो एक दूसरे में होने के बावजूद भी स्वयं में संपूर्ण रूप से सामने ना होते हुए भी दोनों अपनी एक मुख्य भूमिका निभाती है। उसी तरीके से जिस तरीके से जब हम दूध में मिश्री को डालते हैं वो मिश्री घुल जाती है, लेकिन दूध को पीने पर जब मिठास महसूस होती है तो मिश्री के ना दिखने पर भी उसके अस्तित्व की मौजूदगी हमें महसूस होती है। उसी तरीके से जिस तरीके से साहित्य में कोई भी विधा हम पढ़ रहे हैं हमें कहानी के दर्शन जरूर उसमें मिलते हैं। और ये जो कहावत है, ये जो बात कही गई है वो नारायण प्रसाद बेताब द्वारा कही गई है, जो कि पारसी थिएटर के मशहूर नाटककार थे। तो ये जो है इस वाक्य से हमें ये पता लगता है कि जिस तरीके से दूध में मिश्री का अस्तित्व हमें उसकी मिठास से पता लगता है सामने मिश्री के ना दिखने पर भी, उसी तरीके से कहानी और विधा और जो साहित्य से जो एक दूसरे का जुड़ाव है वही हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रत्येक कथा साहित्य में मूलतः एक कहानी होती है, भाषा भी एक जैसी होती है, फिर विधाओं का स्वरूप क्यों अलग अलग है। कहने का अर्थ यह है कि जब हर साहित्य में हर प्रकार का जब लेखन पढ़ा जाता है और उसमें अंततः हमें एक कहानी ही मिलती है और भाषा भी एक जैसी होती है, तो विधाओं के स्वरूप क्यों अलग अलग, अलग अलग तरीके की विधाएं देखने को क्यों मिलती हैं। वे कौन से तत्व हैं, वो कौन सी खूबियां हैं, मतलब जो इन विधाओं के अलग स्वरूप को निर्धारित करती हैं। क्या विधा बदलने से काव्य का प्रभाव और आस्वाद भी बदल जाता है। क्या एक ही कहानी को अगर मैं एक वक्त में कविता बोल दूं तो क्या उससे अलग स्वाद मिलेगा, या फिर उसको मैं उपन्यास बोल दूं तो क्या उससे मुझे एक अलग स्वाद मिलेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि स्वाद की बात नहीं है, बात उनके स्वरूप की है। कुछ
उनमें भिन्नता की है, जिसकी वजह से उनको अलग अलग तरीके से, अलग अलग नाम से जाना जाता है। और उनकी रचना के वक्त पे भी उनकी इन खूबियों को ध्यान में रखते हुए इनका रचना स्वरूप तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो साहित्य की अलग अलग विधाओं का अलग अलग स्वरूप होता है, न केवल उनकी रचना प्रक्रिया अलग होती है बल्कि उनके तत्व भी अलग होते हैं। और इस वजह से जो है विधाएं हमें अलग अलग देखने को मिलती हैं। क्या है वो वजह? वो वजह यही है कि उनको लिखने का जो एक स्वरूप है वो सबका अलग अलग होता है, और इनकी रचना प्रक्रिया यानी लिखने का जो तरीका है, वो प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो बहुत ही अलग अलग होता है, जो एक दूसरे से उनको अलग करती है। बल्कि उनके तत्व, उनकी खूबियां भी जो है एक दूसरे से अलग होती हैं। भाषा का प्रयोग भी विधा बदल जाने पर परिवर्तित हो जाती है। इसके साथ साथ यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि साहित्यिक विधाओं को स्वरूप, समय और आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है। जो साहित्य की विभिन्न विधाएं हैं वो हमेशा अपने स्वरूप को समय और उसकी आवश्यकता के अनुसार बदलते हुए दिखाई देते हैं। इस वजह से उनमें भिन्नता हमें दिखाई देती है। विधाओं में आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती रहती है। कहानी का नाटक में रूपांतरण करने के लिए सबसे पहले कहानी और नाटक में वैविध्य, वैविध्य मतलब भिन्नता, भिन्नता जो है वो हमें देखने को मिलती है, वो हमें पहले अलग करनी होगी। कहने का अर्थ यह है कि जब कहानी का नाटक में हमें रूपांतरण करना होता है, कहानी को हमें नाटक में जब बदलना होता है और जब हम उस प्रक्रिया से गुजरते हैं, तो सबसे पहले हमें कहानी और नाटक में जो वैविध्य है और उसमें जो समानता है, यानी जो उन दोनों को अलग करने वाली खूबियां हैं वो, और जो उन दोनों को एक साथ एक जैसा दिखाने में दिखाती हैं, उनको हमें अलग अलग करते हुए उसे समझ लेना चाहिए। इसके लिए हमें नाटक की विशेषताओं को समझना होगा और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, इसके लिए हमें कहानी और नाटक को उनकी खूबियों के साथ, उनकी कमियों के साथ, उनकी रचना प्रक्रिया के साथ समझ लेना चाहिए बारीकी से, जिससे कि हम उनमें होने वाली भिन्नताओं को बारीकी से समझ सकें। और इसके लिए सबसे पहले हमें नाटक की विशेषताओं को समझना होगा। जहां कहानी का संबंध लेखक और पाठक से जुड़ता है, वहीं नाटक जो है वो लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक, श्रोता एवं अन्य लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। कहने का अर्थ है कि एक कहानी लिखी हुई हमें मिलती है और वो लिखने वाला लेखक हो, फिर उसके बाद पढ़ने वाला पाठक है। लिखने वाला लिखता है और पढ़ने वाला पढ़कर उसका आनंद लेता है। कहानी का यहीं तक एक अस्तित्व है। लेकिन नाटक जो है वो पहले लेखक लिखता है, निर्देशक उसको निर्देशन करता है, उसके लिए पात्र जुटाए जाते हैं, दर्शक उसे देखता है, श्रोता सुनते हैं, एवं अन्य लोगों को एक दूसरे से इस तरीके से वो जोड़ता हुआ चला जाता है। तो नाटक जो है वो कई लोगों को साथ में जोड़ता हुआ दिखता है, क्योंकि दृश्य का स्मृतियों से गहरा संबंध होता है और नाटक अपना प्रभाव आम जीवन में ज्यादा प्रभावशाली है और अपना प्रभाव छोड़ता हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि दृश्य यानी जो हम देखते हैं का स्मृति से गहरा संबंध होता है और उसको हमारे दिमाग में अपनी एक छाप छोड़ जाना जो है वो एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के तौर पर एक कहानी आप पढ़ते हैं, आपने उस कहानी को पढ़ा, आपको बहुत मजा आया, आपने बहुत आनंद लिया उस कहानी को पढ़कर, लेकिन कुछ समय बाद आप उसे भूल जाते हैं। लेकिन वही कहानी को अगर एक फिल्म का रूप दे दिया जाए, आप फिल्म को देखते हैं तो उसकी एक छाप जो है आपके दिमाग पर रह जाती है, आप सालों साल याद रखते हैं। आप अभी अगर किसी फिल्म का नाम ले दिया जाए और आपने उसे बहुत ही आनंद लेकर देखी है और बहुत ही आपको पसंद आई अगर वो फिल्म, तो आपको उस फिल्म के बारे में कभी भी बात छेड़ दी जाए तो आप उसकी कहानी कभी भी बता सकते हैं। लेकिन कहानी जो है एक वक्त के बाद आदमी भूल जाता है। अब वही फिल्म जो है वो दृश्य का माध्यम भी है, इस वजह से वो हमारी स्मृति से बहुत हद तक और एक लंबे समय तक जुड़ा रहता है। इसी के लिए जो दृश्य है वो स्मृति से उसका गहरा संबंध होने के कारण जो नाटक है वो अपना प्रभाव ज्यादा देर तक जमाए रखने में सक्षम होता है। इसलिए नाटक एवं फिल्म को लोग जो है देर तक याद रखते हैं। यही कारण है कि गोदान, देवदास, उसने कहा था, सदगति आदि के जो नाट्य रूपांतरण कई बार हो चुके हैं वो कई तरह से भी हुए हैं। कहने का अर्थ यह है कि इनका नाट्य रूपांतरण एक ही बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है और अलग अलग तरीके से अलग अलग निर्देशन में कई बार हुआ है और लोगों ने उसे बहुत चाव से देखा भी है और याद भी रखा है। कहानी कही जाती है या पढ़ी जाती है और नाटक जो है वो मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। नाटक को मंच पर अभिनेता यानी जो कि आप जिसे हीरो कहते हैं और
एक्टर कहते हैं जिसे, वो अपनी एक्टिंग से उसे प्रस्तुत करता है। अभिनय मतलब एक्टिंग, अभिनेता मतलब एक्टर। तो एक एक्टर जो है अपनी एक्टिंग से उसको पेश करता है, वो हमें ज़्यादा समय तक इस वजह से याद रहती है। मंच सज्जा होती है, यानी कि जो स्टेज है उसे सजाया जाता है। संगीत होता है, प्रकाश की व्यवस्था की जाती है। प्रकाश यानी एक लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए जिससे कि कैरेक्टर जो है खिलकर सामने आ सके। समानता ये होती है कि कहानी और नाटक दोनों में एक कहानी होती है, पात्र होते हैं, परिवेश होता है और कहानी का क्रम से विकास भी होता है। संवाद होते हैं, द्वंद्व होता है, चरम उत्कर्ष होता है। इस तरह हम देखते हैं कि नाटक और कहानी की आत्मा के कुछ मूल तत्व जो हैं वो एक ही हैं। ये अवश्य है कि कुछ मूल तत्व जैसे द्वंद्व नाटक में जितना और जिस मात्रा में आवश्यक है उतना संभवतः कहानी में नहीं है। द्वंद्व मतलब जो जहां पर कहानी उलझती हुई दिखती है और लोगों में उत्सुकता बढ़ जाती है कि अब आगे क्या होगा, और वो प्रदर्शन के माध्यम से और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से पेश किया जाता है वहां। बल्कि कहानी में जब हम ये द्वंद्व पढ़ते हैं तो ये थोड़े ही समय तक के लिए होता है, और जब हम नाटक को मंच पर देखते हैं तो वो द्वंद्व जो है एक बहुत ही अच्छा प्रभाव जमाए हुए, एक लंबे समय तक प्रभाव जमाए हुए रहता है। तो जितना लंबा द्वंद्व नाटक में देखने को मिलता है संभवतः उतना कहानी में हमें नहीं मिलता, और इसी एक की वजह से जो है इन दोनों में एक डिफरेंस दिखता है, जिसकी वजह से नाटक जो है और कहानी में एक खासा फर्क हमें देखने को मिल जाता है। कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए सबसे पहले कहानी की विस्तृत कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है। अब हम यहाँ पर स्टेप देख रहे हैं कि कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए क्या क्या किया जाता है, और सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह बताया गया है कि कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए सबसे पहले कहानी की जो विस्तृत कथा वस्तु, एक बड़ी सी जो कथा वस्तु उसकी कहानी है, जो उसकी कहानी है वो समय के और स्थान के आधार पर हमें विभाजित कर लेना है। क्यों? क्योंकि एक ही समय और एक ही जगह पर जो एक सीन क्रिएट किया जा रहा है वो एक ही बार में पूरा कंप्लीट कर दिया जाता है, जिससे कि क्रमवार व्यवस्थित करते हुए एक नाटक को प्रस्तुत किया जा सके जहां पर किसी भी तरीके से कहानी टूटी हुई नजर ना आए। इसके लिए जब हम कहानी को नाटक में रूपांतरित करते हैं तो सबसे पहली प्रक्रिया यही रखी गई है कि समय और जो स्थान है उसके आधार पर जितने भी सीन है इनको अलग कर लिया जाता है, और एक कॉमन समय और स्थान पर जो कहानी घटित हुई है उसको एक साथ शूट कर लिया जाता है। तो इसलिए पहला स्टेप यही बताया गया है कि समय और स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है। हम जानते हैं कि कथा वस्तु उन घटनाओं का लेखा जोखा है जो कहानी में घटती है। हम यह भी जानते हैं कि प्रत्येक घटना किसी स्थान पर किसी समय में घटती है। ऐसा भी संभव है कि घटना स्थान तथा समय विहीन हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कई बार कहानी जो है वो किसी समय और स्थान को लेकर नहीं चल रही है और लेकिन कहानी भी एक उचित कहानी भी लेकर चल रही हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें कहानी में समय और स्थान की जो जगह है वो कहीं देखने को ना मिले, वो समय विहीन दिखे, समय विहीन, समय से विहीन हो, जहां समय का वर्णन ना हो। तो इस तरीके से ऐसी भी कहानियां मिल सकती हैं। तो इस तरीके से आगे स्टेप पढ़ते हैं हम। तो पहला स्टेप हमने यही पढ़ लिया था कि जो है समय और स्थान के आधार पर कहानी का विभाजन करना है, सीन का विभाजन करना है, जिससे कि उसको बेहतरीन तरीके से शूट किया जा सके। ऐसा भी संभव है कि घटना स्थान तथा समय विहीन भी हो। कहानी की कथा वस्तु को सामने रखकर एक एक घटना को चुन चुन कर निकाला जाता है और उसके आधार पर दृश्य बनता है। तात्पर्य यह है कि यदि एक घटना एक स्थान और एक समय में घट रही है तो वह एक ही दृश्य होगा। ईदगाह कहानी के संदर्भ में देखें तो इसके आरंभ में लेखक ने मेले को लेकर बच्चों के उतावलेपन और कौतूहल का लंबा मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल जो एक पॉइंट ऑफ व्यू लेकर वो चल रहे हैं वहां पर, कि एक बच्चा एक चीज को लेकर क्या क्या विचार उसके मन में आ जाते हैं, वो उसका चित्रण किया है। इसके लिए पहले उन्होंने दृश्य में गांव के उस हिस्से को फोकस कर किया है जहां बच्चे भाग दौड़ कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, बार बार अपने पैसे गिन रहे हैं और टोली से निकलने की राह देख रहे हैं, टोली के निकलने की राह देख रहे हैं। पहले दृश्य का अंतिम हिस्सा हामिद और उसकी दादी अमीना पर केंद्रित हो सकता है और उसके संवाद भी दिए जा सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर एक समय और स्थान का जितना भी सीन है उसको एक साथ यहाँ पर
हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। और ये उदाहरण भी हमारी ही पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, जो कि 11वीं कक्षा में हम पढ़ चुके हैं। और 12वीं कक्षा के बच्चे और भी कहानियों को देख सकते हैं, अपने उदाहरण के रूप में ले सकते हैं अपने पाठ्य पुस्तक से। आगे बढ़ते हैं और अगला स्टेप देखते हैं कि और कौन सी प्रक्रिया जो है कहानी को नाटक बनाने में देखी जाती है, उससे गुजरना पड़ता है। समय और स्थान के आधार पर कहानी का विभाजन करके दृश्यों को लिखा जा सकता है। यह देखना आवश्यक है कि प्रत्येक दृश्य का कथानक जो है उसके अनुसार औचित्य हो। औचित्य मतलब उचित होना, लॉजिकल होना। तो दूसरा पॉइंट हमें क्या दिखा यहाँ पर? दूसरा पॉइंट ये दिखा कि वहां पर औचित्य का होना। औचित्य यानी कहानी का उचित तरीके से, क्रमवार तरीके से, स्टेप बाय स्टेप दिखाना चाहिए। ये नहीं कि एक सीन यहाँ पर आपने ये दिखा दिया, दूसरे सीन में आपने खुश होते हुए दिखा दिया, जहाँ कहानी का एंड हो रहा हो उस तरीके से, तो इलॉजिकल चीजें लगेंगी। तो उचित रूप से हमें क्रमवार चीजें दिखाना जरूरी है, जिससे कहानी जुड़ी हुई नजर आए। मतलब यह है कि प्रत्येक दृश्य क्या कथानक का हिस्सा है? क्या उसे निकाल दिया जाए तो कथानक और उसके विकास पर कोई फर्क पड़ेगा? ऐसे दृश्य नहीं हो सकते जो अनावश्यक हो, यानी कहानी में कुछ ऐसे भी दृश्य होते हैं जो जरूरी नहीं होते। तो क्या वो कथानक का हिस्सा हैं? क्या उनके निकाल देने से कोई फर्क पड़ेगा? ये आगे हम पढ़ेंगे। ये नाटक की गति को बाधित करेंगे और नाटक को उबाऊ भी बनाएंगे। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक दृश्य का कथानुसार तार्किक विकास हो रहा हो। तार्किक यानी जो तर्क के साथ प्रस्तुत हो रहा हो, जहां पर दृश्य को देखकर जो दर्शक है या श्रोता है उसके मन में सवाल उठे कि आगे क्या होगा, या फिर दृश्य को देखकर उसके मन में सवाल उठे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये या फिर ये अच्छा हुआ है। तो एक तार्किक विकास हो रहा है या नहीं, वो औचित्य हमें जरूर मिलते रहना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए दृश्य विशेष के उद्देश्य और उसकी संरचना पर विकास आवश्यक है। प्रत्येक दृश्य एक बिंदु से प्रारंभ होता है, कथानुसार अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है और उसका ऐसा अंत होता है जो उसे अगले दृश्य से जोड़ता है। और ये बात भी हमें यहाँ पर तीसरे पॉइंट की तरह ले लेना चाहिए कि कहानी हमें ऐसे चलाती रहनी चाहिए कि जहां हम एक सीन का अंत कर रहे हो तो उसका अंत ऐसा हो कि आने वाले सीन से उसका जुड़ाव दिख रहा हो। यानी एक सीन अगर खत्म हो रहा है तो खत्म होते होते लोगों को ऐसी अंदेशे मिल जाने चाहिए कि आगे वाले सीन में क्या होंगे। और कई बार आप फिल्मों को देखते हुए ऐसा अंदेशे लगा लेते हैं और जो व्यूअर्स हैं या फिर जो दर्शक हैं वो अंदाजा लगा लेते हैं कि आगे फिल्म में क्या होगा। लेकिन क्या एग्जैक्ट वही फिल्म में देखने को मिलता है हमें? नहीं। जो अंदाजा लगाया जाता है होता है, लेकिन निर्देशन के कारण हमें वो कुछ और भी तरीकों के साथ, नए नए तरीकों के साथ दिखता है। तो वो क्या हुआ? वो कहानी का अंत दूसरे सीन, उस कहानी के एक सीन का जो अंत है वो दूसरे सीन से की शुरुआत से जुड़े हुए होते हैं, जिससे कहानी जुड़ती हुई आगे बढ़ती है और दर्शक जो है उसका ध्यान नहीं बढ़ता है, ना टूटता है, ना उसे उबाऊपना लगता है, ना वहां पर उसे कुछ अनुचित सा लगता है। तो ये गुण होना भी बहुत जरूरी है कि उसका ऐसा अंत हो जो उसे अगले दृश्य से जोड़ता हो। इसलिए दृश्य को पूरा विवरण तैयार किया जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि दृश्य में कोई आवश्यक जानकारी छूट जाए या उसका क्रम बिगड़ जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटक ही में नहीं बल्कि नाटक के प्रत्येक दृश्य में प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। दृश्य और इस तरीके से जो है कि हम नाटक में देखते हैं कि जब इस तरीके से सीन तैयार किए जाते हैं तो उस सीन को जो है स्पेसिफाई, विशेषीकरण के साथ क्या किया जाता है? उसका एक प्रारंभ तैयार किया जाता है, एक प्रारंभ तैयार किया जाता है, एक मध्य और एक अंत। प्रारंभ में आप ले सकते हैं कि इसी चीज का हम परिचय करा रहे हैं, मध्य में कहानी आगे बढ़ती हुई और द्वंद्व के साथ दिखती है और अंत में उसके सॉल्यूशन के साथ खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से एक कहानी और एक नाटक दोनों साथ में चलते हैं। कहानी पढ़कर और नाटक जो है अपने मंचन के माध्यम से हमें दिखती है, अपना प्रभाव देती है। दृश्य कई काम एक साथ करता है, एक और वह कथानक को भी आगे बढ़ाता है, तो दूसरी ओर पात्रों और परिवेश को संवादों के माध्यम से स्थापित भी करता है। तो जो दृश्य है वो एक साथ कई काम करता है। दृश्य जो है वो एक साथ कई काम करता है। कैसे? जब एक कथानक यानी कहानी को आगे बढ़ाया जाता है तो एक अभिनय करने वाला जो है अपने अभिनय से उस कहानी को आगे बढ़ाता है संवादों के माध्यम से। और वो संवाद जो है वो वहां के परिवेश को, माहौल को, वातावरण को और पात्रों को उभार कर सामने लाने में
पूरा प्रयास दिखाता है, जिससे कि कई बार आप देखेंगे कि कहानी से ज्यादा जो अभिनय करने वाले हैं उनकी बड़ाइयां होती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि वो संवाद को और इस तरीके से पेश करते हैं अपने अभिनय के माध्यम से कि कहानी प्रभावशाली महसूस होती है, और इस तरीके से संवाद जो है अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका दिखाता हुआ वहां पर दिखता है। और इस तरीके से अभी हम संवादों के बारे में पढ़ेंगे कि संवाद जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका किस तरीके से निभाते हैं। अब यहाँ पर जो कथानक है वो अपनी भूमिका बता रहा है कि किस तरीके से वो पात्रों और परिवेश को उभार कर सामने लाता है। इसके साथ साथ दृश्य अगले दृश्य के लिए भूमिका भी तैयार करता हुआ हमें नजर आता है। दृश्य अगले दृश्य के लिए भूमिका यानी कि हमें उसकी जानकारी दे रहा है। अब ये दृश्य यहाँ पर खत्म हो रहा है और दूसरे दृश्य की जानकारी देता हुआ आ रहा है कि अब आगे ये होने वाला है, जो कि एक सीन का अंत दूसरे सीन की शुरुआत से जो जुड़ाव है वो ध्यान में रखते हुए हमें पेश करते रहना चाहिए, जिससे कहानी जुड़ी हुई महसूस होती रहे। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे दृश्य बनते हो जिनमें लेखक ने केवल विवरण दिया हो और उसमें कोई संवाद ना हो। ऐसे दृश्यों का भी पूरा खाका तैयार कर लेना चाहिए। यह अवश्य देखना चाहिए कि जानकारियां, सूचनाएं और घटनाएं दोहराई ना गई हों। कहने का अर्थ यह है कि कई बार आप कई सीन में देखेंगे कि एक सीन है जिसमें प्रकृति से जुड़ा हुआ आदमी प्रकृति को निहार रहा है, और या फिर वो अपनी भावनाओं को छुपाता हुआ और लोगों से अपने आप को अकेले में एक समय दे रहा है और अपनी भावनाओं को प्रकृति से साझा कर रहा है। तो वहां पर प्रकृति को बेहतरीन तरीके से पेश करते हुए और व्यक्ति को शांत दिखाया जाता है, जहां पे वो कोई भी संवाद तो नहीं बोल रहा होता है, लेकिन बहुत सारे इमोशंस हमें नजर आ जाते हैं कि यहाँ पर ये व्यक्ति बहुत दुखी है, जो अपने मन की बात किसी और से साझा नहीं कर पा रहा और अकेले में अपना समय व्यक्त कर रहा है, जो है वो बिता रहा है, व्यतीत कर रहा है। तो इस तरीके से ऐसे जो सीन है उनका भी खाका तैयार करना चाहिए, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई जानकारी और सूचना जो है वो घटनाएं दोहराई ना गई हों। अगर बार बार दोहराई हुई जाती दिखेगी तो जो पाठक है या फिर श्रोता है, जो दर्शक है, वो ऊब जाएंगे। दृश्य निर्धारित करने के बाद दृश्यों और मूल कहानी को पढ़ने से यह अनुमान लग सकता है कि मूल कहानी में ऐसा क्या है जो दृश्यों में नहीं आया है। लेखक द्वारा परिवेश का विवरण या परिस्थितियों पर टिप्पणियां प्रायः दृश्यों में नहीं ढल पाती हैं। यह देखना आवश्यक है कि परिस्थिति, परिवेश, पात्र, कथानक से संबंधित विवरणात्मक टिप्पणियां किस प्रकार की गई हैं। यानी कि ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं, ये बिंदु है, परिस्थिति, परिवेश, पात्र, कथानक, ये सब कहानी, नाटक के लिए बहुत ही मुख्य बिंदु हैं, जिनको बेहतरीन तरीके से पेश करना जो है उसको सफल बना सकता है। तो इस पे ध्यान देना कि इस पर, इससे संबंधित विवरणात्मक, इसका विवरण पेश करने वाली टिप्पणियां किस प्रकार की हैं। विभिन्न प्रकार के विवरणों को नाटक में स्थान देने के अलग अलग तरीके होते हैं। अब उन चीजों को व्यक्त करने के लिए परिस्थिति को, परिवेश को, पात्र को, कथानक को, इन सब को अलग अलग तरीके से पेश करने के तरीके जो हैं वो अलग अलग हैं, और किस तरीके से किए जाते हैं इनके सब के तरीके अलग अलग हैं। वो कैसे देखते हैं आगे। उदाहरण के लिए विवरणात्मक टिप्पणी यदि परिवेश के बारे में, अगर हम अब यहाँ पर सीन दिखा रहे हैं, परिवेश को, माहौल को दिखाना है, तो उस माहौल को दिखाने के लिए क्या हम संवाद से किसी माहौल को बयां कर सकते हैं जितना कि उसे दिखाकर। मान लीजिए आप किसी पहाड़ी इलाके में घूम रहे हैं और घूमने के बाद आपने उसका आनंद लेकर अपने घर परिवार वालों को उसकी जानकारी दी, तो क्या वो उतना ही आनंद ले पाएंगे जितना कि आनंद आपने उन पहाड़ों के बीच में रहकर लिया। तो बोलने से ज्यादा देखने में जो आनंद आता है, जो उसका स्वाद आता है, वो बताने में नहीं आता है। तो इस तरीके से जो परिवेश है उसकी जानकारी किस तरीके से दी जाएगी, डायलॉग्स से नहीं, संवादों से नहीं, बल्कि मंच सज्जा से। तो परिवेश को व्यक्त करने का जो विभिन्न तरीका था, अब एक्टर जो है अपने संवादों से कहानी को आगे बढ़ाएगा, लेकिन अगर हमें सीन, जो परिवेश, जो माहौल दिखाना है, उसके लिए हमें मंच सज्जा की जरूरत पड़ती है। तो ये एक अलग तरीका था इसको बयां करने का। इसके लिए डायलॉग्स तैयार नहीं किए जा सकते। मान लीजिए आपके डायलॉग्स भी तैयार कर दिए गए हैं, लेकिन वो बेहतरीन तरीके से उसे बयां नहीं कर पाएंगे जितना कि मंच की सज्जा जो है उसे बयां करेगी। या पार्श्व संगीत यानी बैकग्राउंड सॉन्ग, जो कि आप फिल्मों में बड़ी आसानी से देख लेते हैं। तो पार्श्व संगीत जो है कई बार बहुत कुछ बयां कर देता है बजाय कि डायलॉग्स की। तो ये दो तरीके हैं, मंच सज्जा
और पार्श्व संगीत, बैकग्राउंड म्यूजिक जिसे कहा जाता है। ये 2 तरीके हैं परिवेश को व्यक्त करने के लिए। विवरण यदि पात्रों के बारे में है तो उन्हें संवादों के माध्यम से निर्धारित दृश्यों में उचित स्थान पर दिया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कहानी में व्यक्त महत्वपूर्ण सूत्र जो है वो नाटक के स्वरूप के अनुसार अपनी जगह निर्धारित कर लेते हैं, और इस तरीके से हमें सीन में क्या दिखाना है, किसके माध्यम से दिखाया जाना है, वो उसके अनुसार तय किया जाता रहता है। दृश्य निर्धारित हो जाने पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दृश्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले तथा दृश्य के क्रमिक क्रम से जो उसका विकास करना जरूरी है वो सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संवाद है या नहीं। अगर किसी भी सीन को हमें बयां करने के लिए उसका प्रॉपर जो एक क्रम से चलने वाला जो संवाद है वो बेहतरीन तरीके से तैयार किया हुआ ना बहुत जरूरी है, और अगर तैयार नहीं है तो उनका समय से संवादों का तैयार होना और पर्याप्त मात्रा में उन संवादों का होना बहुत जरूरी है। यदि पर्याप्त संवाद नहीं है तो उन्हें लिखने का काम किया जाता है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि नए लिखे संवाद कहानी के मूल संवादों के साथ मेल खाते हुए हों। ऐसा ना हो कि डायलॉग्स को बहुत अच्छा दिखाने के चक्कर में वो कहानी से ही बिखर जाए, अलग हो जाए, और डायलॉग्स तो अपनी भूमिका बहुत अच्छी सी निभा रहे हैं लेकिन वो कहानी से अलग नजर आ रही हो। तो डायलॉग्स भी ऐसे होने चाहिए। संवाद की भूमिका देख रहे हैं आप यहाँ पर हम संवाद की भूमिका पढ़ रहे हैं कि संवाद की भूमिका कितनी बेहतरीन होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अपना बना के रखती है। तो संवाद जो है वो कहानी से जुड़ा हुआ होना बहुत जरूरी है। डायलॉग्स आप कितने भी अच्छे लिख सकते हैं लेकिन कहानी से अलग होकर नहीं लिख सकते। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके लिखे जाने का जो 100% औचित्य हो। तीसरी बात जो ध्यान में रहे वह यह है कि संवाद छोटे, प्रभावशाली और बोलचाल की भाषा में ही होने चाहिए। कहानी में छपे जो लंबे संवाद को पाठक पढ़ सकता है लेकिन मंच पर बोले गए लंबे संवाद से तारतम्य यानी उसमें एक लय में बंध कर उसे बोल पाना जो है कठिन हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि एक लंबा डायलॉग है, लंबा सा डायलॉग है कठिन शब्दों के साथ बेहतरीन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन अगर वो लिखित रूप में है तो पाठक उसे पढ़कर उसे 1 बार 2 बार पढ़ के उसको समझ लेगा। लेकिन जब आप उसका मंचन करते हैं तो वो लंबे डायलॉग्स बोलने में कहीं ना कहीं अभिनयकर्ता जो है वो अटक जाता है, वो फ्लो में नहीं आ पाता और वो अपना जो एक अभिनय करने का जो कौशल है वो भी कहीं ना कहीं उसका पीछे रह जाता है उन संवादों की वजह से। इसलिए जब मंचन के लिए डायलॉग्स तैयार किए जाते हैं तो वो छोटे होते हैं, आम बोलचाल की भाषा के लिए होते हैं, जिससे कि जो दर्शक है वो भी स्वयं को उनसे जोड़ पाए, ताकि वो छोटे संवाद जब बोले जाए तो उनसे तारतम्य बना रहे, वो बनाए रखना कठिन ना हो उनके लिए। अब है चौथा पॉइंट, यहाँ पे चौथा पॉइंट है चरित्र चित्रण। पहला हमने कथा वस्तु कहानी के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने यहाँ पर ये संवादों के बारे में पढ़ा, बहुत मुख्य ये पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं चरित्र चित्रण। चरित्र का जो है चित्रण किस प्रकार किया जाता है, जो एक अभिनय, एक एक्टर जो है एक कैरेक्टर को प्ले कर रहा है, उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। कहानी में चरित्र चित्रण अलग प्रकार से किया जाता है और नाटक में उसकी विधि कुछ बदल जाती है। रूपांतरण यानी बदलाव करते समय कहानी के पात्रों की दृश्यात्मकता और नाटक के पात्रों में उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रेमचंद ने ईदगाह के मेले में जाते हामिद के कपड़ों का जिक्र तो नहीं किया और ना ही अन्य लड़कों के बारे में कुछ लिखा, परंतु कहानी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हामिद नंगे पैर होगा, उसके कुर्ते में पैबंद लगे होंगे, जबकि अन्य लड़कों के कपड़े उनकी अच्छी आर्थिक स्थिति के सूचक होंगे। संवाद को नाटक में प्रभावशाली बनाने का अगला तरीका अभिनय है, जो प्रायः निर्देशक का ही काम होता है। यानी संवाद अच्छे लिखने से ही काम नहीं चलता, संवादों को बेहतरीन तरीके से पेश करना एक एक्टर का काम है, दूसरा उस एक्टर से अच्छी तरीके से एक्टिंग करवाना निर्देशक का काम है। तो ये जो है किस तरीके से ये काम एक दूसरे से जुड़े हैं आप देख सकते हैं। पर लेखक भी जो है वो लेखक भी इस और संकेत कर सकता है। यानी अगर लेखक पहले ही लिख चुका हो, उस भूमिका को अच्छी तरीके से पेश कर चुका हो, तो शायद निर्देशक का काम थोड़ा हल्का हो सकता है। पात्र की भाव भंगिमाओं मतलब एक्सप्रेशंस और उनके तौर तरीकों यानी मैनरिज्म, आपके मैनर्स कैसे हैं, उस कैरेक्टर के मैनर्स कैसे हैं, तौर तरीके और उसके जो एक्सप्रेशन है वो
से किस तरीके के प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। कहानी के लंबे संवादों को छोटा करके उन्हें अधिक नाटकीय बनाया जा सकता है। स्थानीय रंग में संवादों को रंग कर चरित्र चित्रण को परिमार्जित किया जा सकता है। स्थानीय रंग में मान लीजिए एक गांव का सीन किया जा रहा है और उसको उस गांव में जिस तरीके के रहन सहन, बोल चाल, खाने पीना, उठना बैठना है, वो स्थानीय रंग में संवादों को रंग दिया जाए, यानी उस संवाद को, उस डायलॉग को उसी तरीके से बता दिया जाए। अब 12वीं कक्षा में की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ है आरोहण, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र की बोली का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पहाड़ी क्षेत्र वाले बड़े ही उसको एंजॉय करते हुए पढ़ते होंगे, क्योंकि वो उनकी अपनी भाषा है। और जो नहीं उस क्षेत्र से जुड़े हैं वो ये उसे समझते हुए पढ़ेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में किस तरीके से इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। देखिए हमारे यहाँ इसको ये बोला जाता है, पहाड़ियों में ये बोला जाता है। तो इस तरीके से हमें ये चीजों का स्वाद मिलता है। तो स्थानीय रंगों में संवादों को रंग कर हम चरित्र चित्रण को और भी परिमार्जित करके बेहतरीन तरीके से पेश कर सकते हैं, जिससे कि पाठक है, श्रोता है, दर्शक है, उससे आसानी से अपने आप को जोड़ पाने में सक्षम होगा। और ये सब रूपांतरण के स्टेप्स हैं, जिसमें कथावस्तु को बताया गया कि कैसे रखने चाहिए, समय और स्थान के आधार पर बांट कर, संवादों को छोटे होने चाहिए और बेहतरीन तरीके से होने चाहिए, चरित्र चित्रण कैसे होना चाहिए जिससे कि एक अच्छा नाटक बन सके। ध्वनि और प्रकाश भी चरित्र चित्रण करने तथा संवेदनात्मक प्रभाव उत्पन्न करने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं। जो चरित्र चित्रण है उसमें उसको बेहतरीन तरीके से पेश करने में जो ध्वनि है और जो प्रकाश है, म्यूजिक है और जो लाइटिंग है, उसकी बहुत भूमिका होती है, जिससे कि संवेदनात्मक जो एक्टर्स हैं वो अपने इमोशंस को पेश करने के लिए, जब संवेदनाओं को पेश करना चाहते हैं, उनके प्रभाव को उत्पन्न करने में वो कारगर, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध होते हैं। प्रायः निर्देशक ही इस संबंध में निर्णय लेते हैं, पर लेखकों के सुझाव सदा स्वागत योग्य होते हैं। कहने का अर्थ है कि ये सारी प्रक्रिया जो है इसके लिए निर्देशक ही काम पर लगा होता है ज़्यादातर, लेकिन अगर लेखक अपने सुझाव पहले से दे रहा हो तो स्वागत योग्य यानी अपनाने के लिए पहले से तैयार होते हैं। लेखक को यदि इन संभावनाओं की जानकारी है तो उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है और रूपांतरण का कार्य जो है वो संतोषजनक हो जाता है, यानी कि ये रूपांतरण जो है वो सबको संतोष देगा उसको कि ये एक बेहतरीन रूपांतरण किया गया है, नाटक का मंचन किया गया है, ऐसा कार्य करता हुआ नजर आएगा। रूपांतरण में एक समस्या पात्रों के मनोभावों यानी मन के भावों को, यानी इमोशंस को कहानीकार द्वारा विवरण के रूप में व्यक्त प्रसंगों या मानसिक द्वंद्व के दृश्यों की नाटकीय प्रस्तुति में आ सकती है। कहने का अर्थ यह है कि जब हम कहानी से नाटक में रूपांतरण करते हैं तो कहानी में ही हमें जो इमोशंस है वो पढ़कर समझने होते हैं, लेकिन नाटक में जो है इमोशंस को पढ़कर नहीं बल्कि देखकर समझा और महसूस किया जाता है। तो जो ये कहानीकार द्वारा मनोभावों को कहानीकार द्वारा विवरण के रूप में व्यक्त प्रसंगों या मानसिक द्वंद्व के दृश्यों की नाटकीय प्रस्तुति में आ सकती है। उदाहरण के लिए ईदगाह का वह हिस्सा जहां हामिद इस द्वंद्व में है कि क्या क्या खरीदे, जहां वह ये सोचता है कि अम्मा का हाथ जल जाता है, उसका रूपांतरण कठिन है। अब इस तरीके का सोचना जो है, मन में जो सवाल आ रहे हैं वो किस तरीके से पेश किया जाए। जब कहानी होती है तो उसको लिख दिया जाता है, पाठक उसे पढ़कर समझ जाता है, लेकिन जब नाटक का मंचन किया जाता है तो इस द्वंद्व को कैसे पेश किया जाए। रूपांतरण में इस प्रक्रिया के इस तरह के विवरण प्रस्तुत करने के लिए स्वगत कथन का प्रयोग किया जाता है। स्वगत कथन का यानी वो अपने द्वारा जो कथन जो कहे हैं, स्वयं वही एक्टर द्वारा वो डायलॉग्स बुलवाए जाते हैं कि उसके मन में ये सवाल आ रहे हैं, जिससे कि उस इमोशंस को दिखाया जा सके, जिनमें लेखक मंच के कोने में जाकर अपने आप से ये संवाद बोलता है। जैसे कि आपने कई बार कहानियों, नाटकों, फिल्मों में देखा होगा कि कई बार एक्टर्स जो है अकेले में जाके अपने आप से सवाल करते हैं कि क्या ये मैंने सही किया, क्या ये मुझसे कुछ गलत तो नहीं हुआ है यहाँ पर। तो ये जो है वो भावों को हम लिखने में तो आसानी से पेश कर सकते हैं, लेकिन जब हमें बात दिखाने के लिए इसमें आ जाती है दर्शकों को, तो ये कैसे दिखाया जाए, इसका ये तरीका है कि ये अकेले में जाकर एक्टर के द्वारा, अभिनय द्वारा उसको संवाद अकेले में आप ये संवाद वो बोलता हुआ नजर आता है, जिससे पता लगता है कि उसके मन में ये सवाल चल रहे हैं।
लेकिन आजकल ये चीजें और भी आसान हो गई हैं वॉइस ओवर के माध्यम से। वॉइस ओवर जहां एक्टिंग कर दी जाती है और बाद में आवाज डाल दी जाती है, जिससे कि सामने हम देखते हैं कि व्यक्ति जो है कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है वो हमें बोलता हुआ सुनाई दे रहा होता है, जिसको कहते हैं वॉइस ओवर। एक बार फिर से बता देते हैं वॉइस ओवर क्या होता है। आप देखेंगे एक्टर जो है शांत ही खड़ा है। आम जीवन में क्या है कि व्यक्ति शांत बैठा है, लेकिन उसके मन में कई सवाल हैं चल रहे हैं और वो स्वयं ही जानता है, कोई भी दूसरा व्यक्ति उसे नहीं जान सकता। अब यही दृश्य हमें जब पेश करना होता है तो इसको दिखाने के लिए जिस प्रक्रिया का आजकल प्रयोग किया जाता है वो है वॉइस ओवर, जिसमें एक्टर जो है शांत बैठा होता है और उसके मन में जो विचार चल रहे होते हैं उसको रिकॉर्ड करके उस वॉइस ओवर को यूज किया जाता है, जिससे कि वो नेचुरल प्राकृतिक नजर आता है। अर्थात ऐसी ध्वनि जो दर्शकों को सुनाई देती है पर पात्र बोलता हुआ नजर नहीं आता। अम्मा वाले अंश के लिए फ्लैशबैक शैली का उपयोग किया जाता है। फ्लैशबैक जो कि हमारे पीछे या हमारे पीछे जीवन में कुछ हो चुका हो उसको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखा दिया जाए, जो कि हमें फ्लैशबैक बताया जाए कि हमारे पिछले जीवन में ये चीजें हो चुकी हैं, तो उसको फ्लैशबैक कहा जाता है जब उसे दोहराया जाता है। और कई बार इसको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया जाता है कि ये चीजें हो चुकी है, जिससे दर्शक देख के आसानी से समझ सके, नहीं तो कई बार वो सीन दोहराए हुए से नजर आने लगते हैं। तो फ्लैशबैक दिखाने के लिए आप देखेंगे कई बार ये जो है ब्लैक एंड व्हाइट में दिखा दिया जाता है। तो अम्मा वाले जो अंश हैं, हामिद की कहानी में अम्मा वाले जो अंश हैं वो हमें फ्लैशबैक में होते हुए कई चीजें दिखाई गई हैं। लेकिन जब इसका मंचन किया जाता है तो आज कल ये बात बड़ी ही आसानी से वॉइस ओवर के माध्यम से दिखा दिया जाता है। इसी प्रकार हामिद की ललचाई आंखों, होठों पर जी फेरते और बाद में भारी कदमों से दुकान से दूर जाने का दृश्य बनाया जा सकता है। कहानी का नाट्य रूपांतरण करने से पहले ये जानकारी होना आवश्यक है कि वर्तमान रंगमंच में क्या संभावनाएं हैं। अब इस तरीके से हमने जो प्रक्रिया भी नाटक कहानी का नाट्य रूपांतरण करने का जो एक प्रक्रिया है वो पढ़ी, उसको करने से पहले आज के जमाने की बात हो रही है कि वर्तमान में जो रंगमंच है, रंगमंच यानी वो मंच जहां पर हमें नाटक की प्रस्तुति करनी होती है, मैं उसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, आज ऐसी कौन कौन सी तकनीक आ गई है जिससे कि उस नाटक का जो मंचन है वो और भी आसान हो गया है, या पहले से और भी कठिनाइयां आ गई हैं। यह तभी संभव है जब अच्छे नाटक देखे जाएं। इसलिए रूपांतरण का पहला पाठ यही हो सकता है कि अच्छी नाट्य प्रस्तुतियां देखी जाएं, और इसलिए एक अच्छे नाटक रूपांतरण करने के लिए हमें अच्छे नाटकों का देखना बहुत जरूरी है। अब पाठ में हमें ये एक जानकारी दी गई है कि कुछ हिंदी साहित्य की कहानियां हैं जिनका बहुत ही सफलतापूर्वक नाट्य रूपांतरण किया गया है, उनका नाटक में रूपांतरण किया गया है और बहुत ही सफल हुए, लोगों ने बड़े ही चाव से उनका आनंद लिया है। और वो कौन कौन सी कहानियां हैं, इन कहानियों को और इन विधाओं को आप अगर लिखा हुआ पढ़ेंगे तो भी आपको उतना ही आनंद मिलने वाला है, और अगर आप इनका मंचन देखेंगे जो कि इनको नाटक के रूप में दिखाया गया है तो भी आपको बहुत ही आनंद मिलने वाला है। इतनी बेहतरीन कहानियां हिंदी साहित्य की हैं। चीफ की दावत जो कि भीष्म साहनी द्वारा रचित है। टोबा टेक सिंह जो कि मंटो द्वारा रचित है। डिप्टी कलेक्टरी जो कि अमरकांत द्वारा रचित है। दुविधा विजयदान देथा। कफन हर कोई जानता है जो कि प्रेमचंद द्वारा रचित है। बड़े भाई साहब प्रेमचंद द्वारा रचित। मोटे राम शास्त्री प्रेमचंद द्वारा रचित है। ईदगाह प्रेमचंद द्वारा रचित है। रुपया तुम्हें खा गया भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित है। वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड उदय प्रकाश द्वारा रचित है। और अंत में प्रार्थना उदय प्रकाश द्वारा रचित। मोहनदास उदय प्रकाश द्वारा रचित है। धूप का टुकड़ा 1.5 इंच ऊपर वीकएंड 3 एकांत नाम से प्रकाशित, ये निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानियां हैं जिनका बहुत ही सफलतापूर्वक नाट्य रूपांतरण किया गया है। और इस तरीके से जो हिंदी साहित्य की विधा है, कहानी और नाटक, उन दोनों में क्या संबंध है, कहानी किस तरीके से एक अलग भूमिका निभाती है, नाटक किस तरीके से एक अलग भूमिका निभाता है, और किस तरीके से नाटक का मंचन किया जाता है, क्यों नाटक इतने पसंद किए जाते हैं, कहानी भी अपनी तरीके से
बहुत पसंद की जाती है और कहानी को नाटक में क्यों बदला जा रहा है, क्यों बदलने की हम प्रक्रिया सीख रहे हैं या क्यों ज़रूरी है या उसके फ़ायदे क्या हैं, ये पाठ पढ़ के आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। और अगर आप इसको अपना शौक बना लें तो आप आगे भी चलकर एक लेखक की भूमिका निभाते हुए बहुत अच्छे-अच्छे विषयों को लेकर लिखने की प्रैक्टिस करते हुए बहुत कुछ अच्छा लिख सकते हैं। तो इसी के साथ आशा करती हूँ कि ये पाठ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।